दोस्तों, आपने हजारों की संख्या में प्रेम गीत सुने होंगे, लेकिन प्रेम और मोहब्बत के नहीं, नफ़रत के गीत की बात की जाए तो सही मायने में नफ़रत का यही इकलौता गीत है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, जिसे सुनकर और जिसे गाकर प्रेम में धोखा खाने वाले प्रेमियों के कलेजे को ठंडक पहुंचती है। आजकल तो धोखा खाने वाले प्रेमी पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। फिल्मों में तो धोखेबाज प्रेमी या प्रेमिका को मारने की साजिश तक रची जाती है, लेकिन इस गीत को गाने वाला प्रेमिका के मरने की दुआ नहीं करता है, बल्कि ऐसी ज़िंदगी की दुआ करता है कि वह जिए, लेकिन ज़िंदगी के लिए तरसते हुए जिए। नफ़रत का यह गीत 1966 में रिलीज हुई आए दिन बहार के फिल्म का है। पर्दे पर इस गीत को गाते हुए सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र ने जिस नफ़रत भरे गुस्से का इजहार किया वह लाजवाब है। गीतकार आनंद बख्शी के इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को इस तरह से गाया कि यह गीत प्रेम में चले गए प्रेमी की तड़प और करहा को आवाज़ देने वाला गीत बन गया। धर्मेंद्र और आशा पारेख की भूमिकाओं से सजी फिल्म आए दिन बहार के का निर्माण जे ओम प्रकाश ने किया था। इससे पहले 1964 में उनकी फिल्म आई मिलन की बेला ने सिल्वर जुबली बनाई थी। इस फिल्म में उस समय की सबसे महंगी संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीत ने खूब कमाल दिखाया और संगीत के बल पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। जब इस फिल्म की एक्सेस पार्टी में जे ओम प्रकाश जी ने राजेंद्र कुमार को सिल्वर जुबली कुमार कह कर बुलाया तो यह बात शंकर जयकिशन जी को चुभ गई। उन्होंने फ़ौरन अपने दिल की बात अपनी टीम के गीतकारों यानी शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब से कही, देखो हमारी बदौलत फिल्म सिल्वर जुबली बनाती है और जुबली कुमार ये साहब कहलाते हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन शंकर जयकिशन जी ने ठान लिया कि अगली बार इनसे अपने संगीत की पूरी कीमत वसूल करेंगे। ठीक एक साल बाद प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश अपनी नई फिल्म के संगीत के लिए जा पहुँचे शंकर जयकिशन जी के पास। शंकर जयकिशन जी तो पहले से भरे बैठे थे, सो इस बार संगीत देने की कीमत 50% बढ़ाकर बताई। जे ओम प्रकाश जी बोले कि ये तो 1.5 गुना ज़्यादा है भाई। शंकर जयकिशन जी ने कहा, आपकी फिल्में भी तो हमारे म्यूज़िक के बल पर सिल्वर जुबली बनाती हैं। जे ओम प्रकाश ने कहा, ठीक है सोचते हैं। यह कहकर वहाँ से उठे और सीधे जा पहुँचे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास, जिनको उन्होंने फिल्म आस का पंछी और आई मिलन की बेला में बतौर शंकर जयकिशन के सहायक म्यूजिशियन का काम करते देख चुके थे। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के दम पर पारसमणि और दोस्ती ने सफलता के झंडे गाड़े थे, लेकिन फिर भी इस जोड़ी के पास बड़े बैनर की फिल्में नहीं आती थी और न ही इनकी कोई वैसी डिमांड थी। जबकि जे ओम प्रकाश जी का फिल्म प्रोडक्शन बहुत बड़ा बैनर था। जब जे ओम प्रकाश जी ने अपनी नई फिल्म के संगीत के लिए कीमत पूछी तो श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो कीमत बताई वह शंकर जयकिशन जी की कीमत से 1/4 कम थी। जे ओम प्रकाश जी तो भौचक्के हो गए। उन्होंने कहा, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, मैं फिल्म के गानों की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा, जी हम बैकग्राउंड सॉन्ग और साथ ही जितने सॉन्ग होंगे उन्हीं की कीमत मांग रहे हैं। आप हमारी कीमत पर न जाएं, हमारे काम पर जाएं। जे ओम प्रकाश का खुशी का ठिकाना न रहा। वाह इतना कम! उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से बात पक्की की और ज़ोर शोर से फिल्म की तैयारी शुरू हो गई। इधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रोज़ अखबार देखते कि फिल्म युग जैसे बड़े बैनर ने
हमें ले तो लिया है पर हमारा नाम तो कहीं दिखाई ही नहीं देता, न ही इंडस्ट्रीज में हमारी कोई चर्चा करता है। ऐसा तो नहीं कि वह हमसे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक करवा रहे हैं। दरअसल उस वक्त कई वेस्टर्न संगीतकार बैकग्राउंड म्यूजिक किसी अन्य से करवाने की अनुशंसा करते थे। एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने सहम के पूछ ही लिया, जी ओम प्रकाश जी, सर हमारा नाम तो कहीं सुनाई दिखाई नहीं देता, हम आपकी फिल्म में म्यूजिक दे भी रहे हैं या नहीं। जी ओम प्रकाश जी ने धैर्य बंधाते हुए कहा, बिल्कुल, हमारी फिल्म में तुम दोनों म्यूजिक दे रहे हो, कोई शक नहीं इसमें, पर हम तुम्हारी और फिल्म की बेहतरी के लिए तुम्हारा नाम थोड़ा सही वक्त आने पर देंगे, इसलिए बेफिक्र रहो। एक योजना के अंतर्गत जब हीरो हीरोइन डायरेक्टर फाइनेंसर सब एग्रीमेंट में बंध गए तो सही समय पर फिल्म युग ने धूमधाम से सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि अपने अगले प्रोजेक्ट की फिल्म थी आए दिन बहार के। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैरियर में भूचाल आ गया। इससे पहले इतना बड़ा बैनर नहीं आया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास वह भी खुद ब खुद। जी ओम प्रकाश जी बड़े नाम के साथ यूनाइटेड प्रोड्यूसर के ग्रुप में थे और उस ग्रुप में एक से एक दिग्गज थे, जैसे शक्ति सामंत, सुबोध मुखर्जी, जीपीसीपी वगैरह। ये वैसे बड़े प्रोड्यूसर थे जिनका ठप्पा किसी पर एक बार लग जाए तो वह इंडस्ट्रीज में दौड़ लगाने लगता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने गाने लिखवाने के लिए हसरत जयपुरी साहब से बात की थी, लेकिन जब कुछ लोगों ने से यह बात शंकर जयकिशन तक पहुंची तो जे ओम प्रकाश की फिल्म के गीत उन्हीं के खेमे के गीतकार हैं, तो शंकर जयकिशन ने हसरत जयपुर के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। हसरत साहब को धर्म संकट में देख लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, कोई बात नहीं हसरत साहब, हम नए हैं तो हम भी किसी नए गीतकार के संग ही काम कर लेंगे। अब यहाँ से आनंद बख्शी की एंट्री बड़े बैनर में हुई। यूँ तो बख्शी साहब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए नए नहीं थे। जब कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट के बतौर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हिमालय की गोद में और जब जब फूल खिले थे के लिए काम कर रहे थे, तब दोनों आनंद बख्शी साहब की लेखनी के कायल थे। आनंद बख्शी के लिए आए दिन बहार के लिए एक से एक गीत लिखे, जैसे सुनो सजना पपिये ने, ये कली जब तक तलक, खत लिख दो सावरिया के नाम बाबू, एक काश किसी के दीवाने। लेकिन जब बख्शी साहब ने मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे गीत को लिखा, तब उनको शायद ही इस बात का गुमान था कि उनके हाथों में एक ऐसा नगमा पैदा होने जा रहा था जो अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा था। आज तक हिंदी चित्रपट जगत में किसी गीतकार या शायर की लेखनी से माशूका के लिए ऐसी बद्दुआओं से भरे गीत नहीं लिखे गए। बख्शी साहब ने अनोखी बद्दुआओं से भरा यह ऐतिहासिक गीत लिखा था उस फिल्म के एक माकूल सिचुएशन के लिए, जब धर्मेंद्र श्रेयाम अपनी प्रेमिका आशा पारेख पर बेवफाई के इल्जामत भरे अल्फाजों से एक नगमा महफिल में पेश करते हैं। यह पहले से तय था कि जब पर्दे पर धर्मेंद्र हो और संगीत की कमान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हाथों में हो तो गायन की बागडोर रफ़ी साहब के अलावा और कोई कैसे संभाल सकता है। और जब रफ़ी साहब किसी गीत को गा रहे हो तो चाहे नज़म हो, गज़ल हो या कोई नगमा हो, उसकी शुरुआत मतले के बिना कैसे हो सकता है। यह बात हर गीतकार जानते थे और इसलिए आनंद बख्शी साहब ने भी नफ़रत के इस गीत की शुरुआत इस शानदार मतले से की, मेरे दुश्मन तूने अच्छी दिलगी की है। इस मतले में रफ़ी साहब ने आवाज़ में उतार चढ़ाव का ऐसा सम्मोहन तैयार किया कि सुनने वाला हैरत में खो जाता है। रफ़ी संभव हिंदी फिल्म संगीत के एकमात्र ऐसे गायक थे जिन्हें आरोह अवरोह के इस्तेमाल में महारत हासिल थी। ये क्षमता आज के समय के अत्याधुनिक हैरियर जेट के सीधे ऊपर उठने और नीचे आने के समान थी। इस गाने में रफ़ी साहब ने आरोह अवरोह का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। उस समय तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर शंकर जयकिशन जी का स्टाइल का सिम्फोनिक म्यूजिक पसंद करते थे, लेकिन इस गाने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इस सिम्फोनिक स्टाइलिक म्यूजिक की भी मांग होने लगी। शंकर जयकिशन जी
को सेबेस्टियन जैसे अरेंजर की आवश्यकता थी, लेकिन स्वयं प्यारेलाल जी ही सिम्फोनी मास्टर थे। आपको इस गीत को सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सिम्फोनिक अरेंजमेंट के कायल हो जाएंगे। आप इस गीत को सुनकर कितने कायल होते हैं यह अलग बात है, लेकिन इस गाने की रिकॉर्डिंग सुनकर जया देसाई नामक एक खूबसूरत युवती इतनी प्रभावित हुई कि वह लक्ष्मीकांत जी को दिल दे बैठी और फिर वह बन गई श्रीमती जया लक्ष्मीकांत। वैसे जया जी सुप्रसिद्ध अदाकारा बिंदु जी की बड़ी बहन हैं। इस गाने में आनंद बख्शी के शब्दों के बाण, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक अरेंजमेंट, मोहम्मद रफ़ी की गायिका में उतार चढ़ाव और पर्दे पर धर्मेंद्र के भाव भंगिमा, आशा पारेख की तड़प, नर्तकियों के डांस और गाने के साथ सहनायिका नाजिमा के बदलते भावों के बीच गजब का संयोजन है। इस गीत के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी रेस में आ गए और बड़े बैनर ने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। यह गाना इतना कठिन है कि संगीत समारोह में बहुत कम गायक इस गाने को गाने की हिम्मत कर पाते हैं। यह गीत गमक, मुर्कियाँ, खटकों से भरा पड़ा है, जिसके लिए बहुत अधिक रियाज की ज़रूरत पड़ती है। आनंद बख्शी साहब के दिमाग में इस गाने की लाइनें कैसे आई, इसके बारे में बताते हैं। दरअसल आनंद बख्शी साहब कालका शिमला रोड के यजुवेंद्र गार्डन में रमने वाले एक फ़कीर मलंग के पास से गुजर रहे थे। कहते हैं मलंग का वहाँ के राजघराने की किसी राजकुमारी से प्यार मोहब्बत का सिलसिला था, जो अफसोस कि अंजाम ने पा सका, और इसलिए वे उस राजकुमारी को बद्दुआएं देते हुए गाते थे। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। मेरे दुश्मन